मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर। आज हम स्वामित्व के प्रकार की आगे के जो प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एकल स्वामित्व तथा साझेदारी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे के जो प्रकार हैं उनके बारे में देखते हैं। तो तीसरा है संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें बहुत से लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और इसलिए हम इसे संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं। अतः संयुक्त पूंजी कंपनी क्या हो गया? ऐसे व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न मान के अंशों के रूप में व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो अंश के रूप में पूंजी लगाते हैं उनको हम अंशधारी कहते हैं। इनके संचालन के लिए एक मंडल होता है जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के रूप में जानते हैं। इनका चुनाव जो पूंजी लगाते हैं, अंश लगाते हैं अपना अंशधारी, उनके द्वारा किया जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी दो प्रकार की होती है। एक निजी सीमित कंपनी जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं। इसमें कंपनी में दो या दो से अधिक सदस्यों के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या सीमित होती है। इसमें 50 सदस्य तक ही सदस्य बन सकते हैं और ये सभी जो है अंशधारी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। साधारणतः ये रिश्तेदारों, मित्रों को मिलकर बनाई जाती है और इसमें अंश जो है उनका जो हस्तांतरण है वो सिर्फ सदस्यों के बीच में ही होता है। इस प्रकार की कंपनी को क्रय विवरण तथा अन्य विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सदस्य बैलेंस शीट व ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने का भी हकदार होता है। दूसरा है सार्वजनिक सीमित कंपनी, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ 1956, उसके अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है कि यह एक ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। पहले केस में प्राइवेट लिमिटेड में निजी कंपनी थी, ये सार्वजनिक सीमित कंपनी है। तो एक सार्वजनिक कंपनी में न तो अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है और न ही सदस्यों की संख्या पर, जैसा कि निजी सीमित कंपनी में था कि अंशों का हस्तांतरण केवल सदस्यों के बीच में ही हो सकता था, शेयर होल्डर्स अंशधारियों के बीच में ही हो सकता है, तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी अंशों, ऋण पत्रों को जनता में बेचकर इकट्ठा कर सकती है। इसकी सदस्यता देश के सभी व्यक्तियों के लिए खुली हुई है। इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या की लिमिट है कि न्यूनतम सदस्य जो है 7 हो सकते हैं, अधिकतम की संख्या की कोई सीमा नहीं है और प्रत्येक सदस्य इसमें शेयर होल्डर्स, अंशधारी कहलाता है। इस प्रकार की कंपनी प्रारंभ करने के लिए क्रय विवरण और अन्य विवरण प्रकाशित करना होता है। इस प्रकार की कंपनी पर सरकार का अधिक नियंत्रण होता है ताकि अंशधारियों के हितों की भी रक्षा
की जा सके। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल होता है उसमें सदस्यों की संख्या 7 तक होती है। प्रत्येक वर्ष में एक बार बैलेंस शीट व अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने का हक होता है। अब संयुक्त पूंजी कंपनी के जो पूंजी के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल्स फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो व्यवसाय को चाहे हम प्रारंभ करें, चालू रखने या एक्सपेंशन बढ़ाना, परिवर्तन करना या पुनः स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पूंजी के जो सोर्स ऑफ कैपिटल है वो निम्न है: अंशों द्वारा, शेयर्स के द्वारा, डिवेंचर्स के द्वारा, लोन फ्रॉम बैंक्स, बैंकों से लोन के द्वारा, और इनके अलावा सरकारी संस्थाओं से भी ऋण लेकर, जैसे औद्योगिक निगम, राज्य वित्त निगम और औद्योगिक विकास बैंक आदि। संयुक्त पूंजी कंपनी के लाभ। तो संयुक्त पूंजी के कंपनी के लाभ में पहला है अंशधारियों का दायित्व प्रत्यक्ष मूल्य तक सीमित रहता है। यानी जैसा कि हमने एकल स्वामित्व या साझेदारी वाली फर्मों में देखा था कि वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, लेकिन यहाँ जो है दायित्व प्रत्यक्ष मूल्य तक सीमित रहता है। दूसरा है इसमें अधिक लोग धन लगाने को प्रेरित रहते हैं, अतः आधुनिक उद्योग चलाने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। वो पूंजी यहाँ पर आसानी से इकट्ठी की जा सकती है। इतनी पूंजी हम जो है एकल स्वामित्व या साझेदारी उद्योग में नहीं कर सकते। तीसरा है यह कानूनी बंधनों के अंतर्गत आती है, लीगल के अंतर्गत आती है, इसलिए इस पर जनता का पूरा विश्वास रहता है। चौथा है अधिक सदस्य होने से हानि का खतरा बढ़ जाता है, अतः साधारण व्यक्ति भी बिना किसी हानि का खतरा बढ़ जाता है नहीं, बढ़ जाता है, जिससे साधारण व्यक्ति भी बिना किसी झिझक के अपना पूंजी लगा सकता है। पांचवा है इसमें कार्य का विभाजन विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों में किया जाता है, अतः कार्य सरल अच्छा होता है। छठा है इसमें उच्च अधिकारियों को अच्छा वेतन देकर और उनसे दक्षता पूर्वक कार्य करवाया जा सकता है, इस कारण से प्रशासन अच्छा रहता है। किसी भी अंशधारी के अलग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हम एकल स्वामित्व साझेदारी में देखें तो मृत्यु हो जाने पर वह व्यवसाय का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कंपनी बड़ी होती है, इस कारण से अधिक लोगों को भी रोजगार प्रदान करती है। अब हम इसकी हानियों के बारे में चर्चा करें तो इसमें पहला है वेतनभोगी प्रबंधकों की रुचि कम होने पर दक्षता कम हो जाती है तथा घाटा हो सकता है। दूसरा, इस प्रकार के संगठनों के जो निदेशक तथा प्रबंध के अन्य सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ अधिक अवसर रहते हैं, क्योंकि ये कंपनी की आर्थिक स्थिति से पूर्णतः वाकिफ रहते हैं, अतः उनके अनुसार अंश खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तीसरा, इस प्रकार की कंपनी में देश के विभिन्न भागों के व्यक्ति अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स जो है पूरे कंट्री के होते हैं, लेकिन कोई भी जनरल मीटिंग होती है, सामान्य बैठक होती है, इसमें कोई भाग नहीं ले पाता है, शायद ही कोई भाग लेता है। अतः अधिकतर अंशधारियों का वास्तविक प्रबंध पर बहुत कम नियंत्रण रहता है, इस कारण निदेशक मंडल के सदस्य अपनी मनमानी करने लगते हैं। चौथा है कंपनी को बनाने के लिए कई तरह के विवरण तैयार करने पड़ते हैं, यह महंगा भी पड़ता है तथा इसमें समय भी काफी जाया व्यर्थ हो जाता है। अब अगर हम साझेदारी और संयुक्त पूंजी कंपनी में
अंतर देखें तो पहला अंतर है, साझेदारी जो है होती है वो साझेदारों से पृथक कोई कानूनी उपस्थिति नहीं होती, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में अंशधारियों से तथा कानूनी उपस्थिति होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है। दूसरा, साझेदारी के केस में अगर हम देखें तो नॉन बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 20 और बैंकिंग में अधिकतम 10 सदस्य ही हो सकते हैं, जबकि निजी सीमित कंपनी में अधिकतम 50 सदस्य व सार्वजनिक सीमित कंपनी में सदस्यों के अधिकतम सदस्यों की संख्या में कोई भी अधिकतम सदस्यों की संख्या असीमित होती है, इस पर कोई रोक नहीं होती है। तीसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो साझेदारों की इच्छा के अनुसार कोई भी व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में जो क्रय विवरण में वर्णित व्यापार ही किया जा सकता है और तथा उतनी ही पूंजी लगाई जा सकती है। चौथा डिफरेंस है, साझेदारों की अनुमति के बगैर अंश स्थानांतरित नहीं किए जा सकते, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में बिना किसी की सहमति के अंश स्थानांतरित किए जा सकते हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि साझेदारी में दायित्व असीमित होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटीज यानी दायित्व सीमित होते हैं। छठा डिफरेंस देखें तो संपत्ति साझेदारों की होती है, यहाँ पर संपत्ति जो है कंपनी की होती है। सातवां, प्रत्येक साझेदार प्रबंध कार्य कर सकता है। प्रबंध कार्य जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि अंशधारियों द्वारा चुना जाता है वो प्रबंध कार्य को देखते हैं। आठवां है, इसमें लेखा, बैलेंस शीट, अन्य विभिन्न प्रकार के विवरण, रजिस्टर एवं सूचना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में ये सभी कार्य आवश्यक हैं। ऐसा न करने पर कंपनी सरकार की ओर से दंड पा सकती है। नौवां डिफरेंस देखें, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर यह हिस्सा हटाने पर व्यापार प्रभावित हो सकता है और समाप्त भी हो सकता है, लेकिन इस केस में, संयुक्त पूंजी कंपनी के केस में, किसी की भी मृत्यु हो जाए अथवा अंश हटा लेने पर व्यवसाय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साझेदारी में अधिक पूंजी इकट्ठी नहीं की जा सकती है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में क्योंकि अंशधारी बहुत अधिक होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसलिए अधिक पूंजी इकट्ठी की जा सकती है, जिससे हम बड़ा बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस भी हम ऑटोमेटेड बिजनेस कर सकते हैं। 11वां और लास्ट डिफरेंस है, इसमें नियंत्रण साझेदारों में बटा होने से प्रबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी के केस में अगर हम देखें तो इस प्रकार की कंपनी में प्रबंध अच्छा व दक्ष होता है।